आज हमारा जो चैप्टर है वो है हार्ट को लेकर, है ना। हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट की पंपिंग कैसे होती है, हार्ट को ब्लड कहाँ से आता है और हार्ट किसको ब्लड भेजता है। हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम, यानी कि ब्लड दो जगहों पर फिल्टर होता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉडी से, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, तो रिमूव दो जगहों पर होते हैं। एक होता है हमारे हार्ट से लंग्स में जब ब्लड जाता है तो लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ना। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स के माध्यम से हमारे अंदर गैसेस के रूप में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, जो भी हम श्वास लेते हैं, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई फिल्टर लगाया कि हमारे सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगी। जितनी भी वायुमंडल में चीज़ें हैं, वायुमंडल में जितनी भी हमारे गैसेस हैं वो सारी जाती हैं, लेकिन हमारे को केवल कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन का यूज हमारी बॉडी कर लेती है और बाकी सबको क्या है, बाहर निकाल देता है। कौन, लंग्स निकाल देता है ना। तो जब ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स घूमते रहते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स गैसेस के रूप में घूमते रहते हैं और कुछ एलिमेंट्स के तौर पर भी घूमते हैं, कुछ प्रोडक्ट के तौर पर भी घूमते हैं, तो दोनों का कचरा अलग अलग जगहों पर साफ होता है। ब्लड के अंदर गैसेस के रूप में भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, और एलिमेंट्स के तौर पर कैल्शियम है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है। तो ये क्या है, ये ठोस पदार्थ हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इनका फिल्ट्रेशन किडनी करती है और गैसेस के रूप में जो फिल्ट्रेशन है वो कौन करता है, लंग्स करता है। अब लंग्स को ब्लड जो आता है वो हमारे हार्ट से आता है। यहाँ हम अगर देखें, अगर ये हार्ट है हमारा, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। हार्ट क्या करता है, ब्लड को कहाँ भेजता है, ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स के पास भेजता है। ये हमारा लंग्स है, इस तरीके से दो लंग्स हैं। लंग्स के पास ये ब्लड को भेजेगा, लंग्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को अंदर डाल देता है। लंग्स क्या करता है, न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को भी बाहर निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाहर निकालता है। जो भी गैसेज हमें नहीं चाहिए उन सबको बॉडी से बाहर निकलने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। लंग्स न केवल बाहर निकालता है बल्कि इसके अंदर क्या डाल देता है, ऑक्सीजन डाल देता है। ऑक्सीजन डालने का मतलब ये है कि जो भी हमने वायुमंडल से वो गैसेज ली हैं वो सब हमारे ब्लड में चली जाती हैं, तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर डालना। जब ये लंग्स इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डाल देता है तो इसको दोबारा से हार्ट में भेज देता है, हार्ट में भेज देता है, और हार्ट फिर इस ब्लड को पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है, यानी कि ऊपर और नीचे पूरी बॉडी को ब्लड, प्योर ब्लड की सप्लाई चल जाती है। तो हार्ट क्या है, हार्ट हमारा एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है कि हार्ट एक खाली ऑर्गन है। अगर इसको स्क्वायर दिया जाए इस तरीके से तो इसके अंदर से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। जब ये फैलता है तो ब्लड अंदर आ जाता है, जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो यानी कि ये खाली है, जब ये फैलेगा तो इसके अंदर आएगा, है ना। तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि ये सिकुड़ता है और फैलता है, ये सिकुड़ता है और फैलता है ना। और इसी सिकुड़ने और फैलने पर एक आवाज क्रिएट करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब। और इस तरीके से हमारा हार्ट पंपिंग करता रहता है, यानी कि पहले सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो इस तरीके से ये हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई आती है, ये दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते, एक रास्ता ये वाला है, एक रास्ता ये वाला है। ये दो रास्ते हैं जहां से ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारे हार्ट में पहुंचता है। इन दो रास्तों का नाम है, एक है इंफीरियर वेना कावा और एक है सुपीरियर वेना कावा। एक है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, है ना। इनसे इनप्योर ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट को होती है। इसमें कुछ चीजें हैं, इनको समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए वेना कावा क्या होता है। वेना कावा, वेना कावा किससे बनता है, ये बहुत सारी वेन आपस में मिलकर
वेन प्लस वेन आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, वेना कावा बनाती हैं। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी नालियां आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, एक नाला बना देती हैं, है ना। बहुत सारी नालियां इकट्ठी होकर नाले के अंदर गिरती हैं, तो बहुत सारी नालियां इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं, नाला बना देती हैं। उसी प्रकार बहुत सारे वेन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वेना कावा बना देते हैं। ये वेन कहाँ से बनते हैं, वेन्यूल से बनते हैं, वेन्यूल से बनते हैं, वेन्यूल्स प्लस वेन्यूल्स। अब ये वेन क्या है, वेन्यूल से बनते हैं। ये वेन्यूल्स क्या है, हमारे मोहल्ले की बहुत सारी नालियां होती हैं, एक गली से इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, और ये कहाँ से आती हैं, हमारे घरों से आती हैं, है ना। हमारे घरों से नालियां आती हैं, हमारे घरों से जब नालियां आती हैं तो एक बड़ी नाली में मिल जाती हैं, और ये घरों की नालियों को क्या कहते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। और ये वेन्यूल्स किससे बनते हैं, कैपिलरीज से बनते हैं, कैपिलरीज से बनते हैं। ये कैपिलरीज क्या है, सबसे छोटी संरचना है हमारे वेना कावा की, यानी कि बहुत बारीक रचनाएं हैं, बहुत बारीक रचनाएं हैं जिनको हम कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज एक, जैसे आप ये मान लीजिए आपके घरों में गंदा पानी कहाँ से आएगा, मतलब आप पानी को यूज करते हैं, फिर एक बाथरूम का पाइप जा रहा है, एक मोशन का पाइप जा रहा है, एक आपका किचन का पाइप लाइन जा रहा है, तो आपके घरों में भी बहुत छोटे छोटे पाइप हैं, बहुत छोटे छोटे पाइप हैं। फिर वो सारे पाइप एक नाली में मिल जाते हैं, एक बड़े वाले पाइप में मिल जाते हैं, वो बड़ा पाइप आगे जाके नाली में मिल जाता है, नाली आगे जाकर नालों में मिल जाती है ना। तो आपके घरों में भी छोटे छोटे पाइप हैं, किचन का पाइप है, वॉशरूम का पाइप है ना, कहीं आप नहाते धोते हैं उसका पाइप है। तो ये क्या है, ये कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज प्लस कैपिलरीज हमारे वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स प्लस वेन्यूल्स आपके क्या बनते हैं, वेन बनते हैं, और वेन प्लस वेन क्या बनता है, वेना कावा बनता है। तो गंदे पानी का सबसे स्रोत कहाँ होगा, सबसे शुरुआत कहाँ से हुई होगी, यहाँ से शुरू हुई होगी, है ना। ये गंदे पानी की शुरुआत हुई होगी। अब जैसे इसी से हमारा रिलेटेड है अरोटा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अरोटा, ये लिखा हुआ है अरोटा, है ना। तो ये अरोटा क्या है, अरोटा क्या है, हमारे साफ खून का सबसे बड़ा पाइप, साफ खून का सबसे बड़े पाइप को हम क्या कहते हैं, अरोटा बोलते हैं। अरोटा आगे जाकर किस में डिवाइड होगा, आर्टरीज में डिवाइड होगी, यानी कि छोटे छोटे ब्लड सप्लाई होगी। आर्टरीज किस में डिवाइड होंगे, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होंगी, और आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज के अंदर। तो कैपिलरीज क्या है, दोनों की सबसे छोटी इकाई है। यहां पर ये अरोटा की सबसे छोटी इकाई है, यहां पर ये वेना कावा की सबसे छोटी। अब जो यमुना नदी से बड़े बड़े पाइप में साफ पानी आता है, वो साफ बड़ा वाला पाइप आपने देखा होगा आईटीओ के आसपास में, या अगर आप कभी देखे हो तो पुश्ते की तरफ इतने बड़े बड़े पाइपलाइन बिछी हुई है। ये बड़े बड़े पाइपलाइन आपके लिए शुद्ध पानी को लेकर आ रहे हैं। अब ये बड़े बड़े पाइप आपके मोहल्ले तक, गली तक आते आते छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाते हैं, आपकी गली में आते आते और छोटे छोटे पाइपलाइन में डिवाइड हो जाते हैं, आपके घर तक पहुंचते पहुंचते फिर वो और छोटे में पहुंच जाते हैं, और फिर उस पाइपलाइन में, वो छोटा सा जो पाइपलाइन है, इसमें जब पानी आता है तो आप मोटर चलाते हैं और ये पानी कहाँ पहुंच जाता है, आपकी टंकी के अंदर पहुंच जाता है ना। और टंकी को भर देते हैं हम, फिर दिन भर उस टंकी का इस्तेमाल करते हैं पानी का, है ना। तो बड़े बड़े पाइप, यानी बड़ा वाला पाइप क्या है, यहाँ पर अरोटा हो गया। छोटे पाइप में डिवाइड हुई तो आर्टरी हो गई, और आर्टरी जब आपके घर तक पहुंचती है, यानी कि छोटे छोटे पाइपों में पहुंचती है, तो आर्ट्रियोल्स हो गई, और आपके घर में जो पहुंचती है, जो ऊपर पानी है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। अब उस पानी का इस्तेमाल आप अपने खाना बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, है ना। और फिर हम उसे गंदा कर देते हैं, गंदा कर फिर हम कहाँ भेज देते हैं, उस पानी को कैपिलरीज में भेज देते हैं। फिर ये वेन्यूल्स में पहुंच जाएगा, वेन्यूल्स फिर वेन में पहुंच जाएगा, वेन प्लस वेना कावा में पहुंच जाएगा, और वेना कावा से फिर ये लंग्स में पहुंच जाता है। कहाँ से पहुंचेगा, ये लंग्स में पहुंचेगा। तो ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया, है ना। हार्ट के थ्रू लंग्स में पहुंच गया। लंग्स इसको प्योर इसको प्योर कर देता है, प्योर करके फिर दोबारा से हार्ट में भेज देता है, और हार्ट फिर इस तरीके से इसको वापस सर्कुलेशन में भेज देती है। तो यहाँ से हार्ट में पहुंचा और हार्ट से लंग्स में पहुंचा, तो मीडिएटर क्या है, हार्ट है हमारा, हार्ट है, यहां से भी हार्ट में पहुंच रहा है और यहां से भी हार्ट से वापस आ रहा है, तो मीडिएटर हार्ट है। यानी कि बॉडी
लंग्स और हार्ट, ये तीन सिस्टम में काम करते हैं। बॉडी में पूरे ब्लड का, इनप्योर ब्लड का है, पहले हार्ट में आएगा, फिर लंग्स उसे प्योर करेगा, लंग्स प्योर करके फिर हार्ट में भेज देगा और हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो ये सिस्टम हमारा हार्ट का चलता रहता है। हार्ट की बनावट जो है इस तरीके से, एक बॉक्स बना देता हूं मैं, इस तरीके से हार्ट की बनावट है। ये हमारा सिंपल एक बॉक्स है, ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट को, अब इस बॉक्स को अगर मैं बीचों बीच इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये बॉक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक राइट एंड एक लेफ्ट। ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया, राइट का हो गया, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट का हो गया, है ना। ऐसे होगा ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब हार्ट एक बड़ा चैम्बर था, एक बड़ा कमरा था, जिसको हमने बीचों बीच एक दीवार खींच दी और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इस बीच की दीवार को हम क्या कहते हैं, सेप्टम। बीच की दीवार को हम क्या कहते हैं, सेप्टम, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर भी एक लिखा हुआ है, ये रहा सेप्टम, है ना। तो ये क्या है, बीच की दीवार क्या है, एक सेप्टम है। तो हार्ट सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट के हिस्से में डिवाइड होता है, ठीक है। और फिर अगर मैं बीच में से एक लाइन और खींच दूं तो अब हार्ट क्या है, चार उसमें डिवाइड हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑरिफिस। ये लाइन है, यानी कि ये दीवारें हैं। ऑरिफिस हार्ट को ऊपर और नीचे डिवाइड करती है, सेप्टम इसे लेफ्ट और राइट डिवाइड करता है ना। तो ये चार कमरे हो गए इस बॉक्स के, 1 2 3 4, ऐसे हो गए, चार कमरे हो गए। तो ये जो है, ये सेप्टम है और ये ऑरिफिस है। तो सेप्टम और ऑरिफिस हार्ट के चार चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है। हार्ट शुरुआत में एक ही होता है, एक ही होल होता है। जब बच्चे का हार्ट बनता है तो उसके अंदर कोई सेप्टम, कोई ऑरिफिस नहीं होता है, केवल एक ही हार्ट, एक ही होता है। वो धीरे धीरे दीवारें बनती चली जाती हैं और हार्ट के चैम्बर्स डेवलप हो जाते हैं। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो उसके अंदर केवल प्योर ब्लड ही होता है, इनप्योर ब्लड नहीं होता है। क्योंकि हार्ट, उसका लंग्स थोड़ी डेवलप हुआ, उसके हार्ट भी सिर्फ धड़कता है, सिर्फ धड़कता है इस तरीके से, उसमें लंग्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता। तो श्वास तो बाहर आकर लेता है, जब वो रोता है तब ब्रेन एक्सटिमुलेट होता है, फिर उसकी श्वास चालू होती है, केवल हार्ट काम करता है। तो और इसीलिए जब ये डेवलप नहीं हो पाती हैं, जब कई सारे बच्चों की ये डेवलप नहीं हो पाती हैं दीवारें, तो वहां क्या होता है, होल इन हार्ट हो जाता है कि दिल में छेद है ना। दिल में छेद क्या होता है, इन्हीं दीवारों के अंदर होता है। या तो यहाँ छेद हो जाएगा, या यहाँ छेद हो जाएगा, या यहाँ छेद हो जाएगा, यहाँ छेद हो जाएगा। तो ये होल इन हार्ट कहलाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ छेद हो जाएगा कि इसका ब्लड बाहर निकल जाएगा बॉडी के अंदर, यहाँ छेद नहीं होता। यहाँ छेद इसलिए भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है? तो इसकी सुरक्षा प्रणाली, इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। छेद होगा तो इंटरनल होगा, और कहाँ होगा, या तो यहाँ इस दीवार में हो जाएगा, या इस दीवार में हो जाएगा, या इस दीवार में हो जाएगा, या इस दीवार में हो जाएगा। इन्हीं दीवारों के अंदर छेद होता है ना। यानी कि यहाँ पे जो हमारी ये वाली जो है, ये पड़ोसी की दीवार इसके साथ जुड़ी है, तो यहाँ से छेद होना मुश्किल है। हाँ, ये का छेद होना ज़्यादा आसान है ना। इसके अंदर छेद होना आसान है ना। तो इसके अंदर छेद होगा तो ये चीज़ें यहाँ चली जाएंगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ तो एक दीवार हमारी बनी हुई है, एक दीवार पड़ोसी की बनी हुई है, तो ये 2 दीवारें हो गई। तो ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो गिरने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, इसके कम है, क्योंकि वो आसानी से गिर सकती हैं। तो इस तरीके से हार्ट हमारा क्या है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है ना। ऊपर के जो फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको हम आर्टरियम बोलते हैं, है ना। तो आर्टरियम और वेंट्रिकल के रूप में 2 हिस्सों में हार्ट हमारा डिवाइड हो जाता है। हार्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के रूप में 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब हमने इसे बीचों बीच करा तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आर्टरियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड हो जाता है ना। 4 चैम्बर्स इसके समझ आ गए। 4 चैम्बर्स कैसे बने, बीचों बीच में से एक दीवार खींची तो वो सेप्टम ने खींची, वो बीच में से खींची, है ना, तो उसको
उसमें खींची तो उसने ऑरिफिस ने खींची, है ना। तो इस तरीके से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स बन जाते हैं। अब ये चारों कमरे अपने अपने काम करेंगे, इनका सबका अपना अपना काम है ना। और 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करती हैं, 3 लेयर से बना हुआ है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, है ना। तो इस तरीके से 3 इसकी मेन लेयर हो जाती हैं जो हार्ट को बनाने का काम करती हैं। अब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये 2 पाइपलाइन हैं, ये 2 पाइपलाइन आप देखेंगे। हार्ट हमारा क्या है, इधर है ना, इधर की तरफ हार्ट है, तो हार्ट से ऊपर भी शरीर है और हार्ट के नीचे भी शरीर है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई आनी है तो ऊपर से भी आएगी, नीचे से भी आएगी। तो ऊपर से जो इनप्योर ब्लड की सप्लाई लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, पाइपलाइन सुपीरियर वेना कावा लेकर आती है, सुपीरियर वेना कावा लेकर आती है। नीचे की बॉडी से, हार्ट से नीचे के हिस्से से जो इनप्योर ब्लड लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, इन्फीरियर वेना कावा लेकर आता है। वेना कावा समझ आया, बड़ा वाला पाइपलाइन जो गंदे पानी को लेकर आ रहा होगा। वेना कावा क्या है, बड़ा वाला पाइपलाइन। सुपीरियर क्या होता है, वो कहते हैं यार ये तो मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, यानी कि ऊंचा है, ऊपर है, यानी कि ऊपर के हिस्से से जो इनप्योर ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा और नीचे के हिस्से से जो इनप्योर ब्लड आएगा वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। ये 2 रास्तों से, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, इससे ब्लड हमारा इस पहले चेंबर में आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लड एक साथ आ जाता होगा, थोड़ा थोड़ा करके जितनी उसकी कैपेसिटी उतना करके आता होगा, है ना। तो थोड़ा करके ब्लड हमारे इस चैम्बर में पहुंचता है, फिर ये इसकी लगातार मूवमेंट बनी हुई है, हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, ये फिर से सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ का ब्लड ये वापस नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं कि ये सिकुड़ेगा तो ये वापस इधर ही भग जाएगा, इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी एक ही तरफ मूवमेंट है, यानी कि इधर ही आएगा। और यहां से एक, अब जब ये सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड कहीं तो जाएगा ही जाएगा, तो कहां जाता है, एक दरवाजा बना हुआ है इसके बीच में। ये जो मैंने एक लाइन खींची थी ऑरिफिस, इसके बीच में एक दरवाजा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइकास्पिड वाल्व। ये दरवाजा खुलता है, हार्ट जब सिकुड़ेगा, ये चैम्बर जब सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड कहीं तो जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता, तो एक दरवाजा बना हुआ है दूसरे चैम्बर में जाने के लिए जिसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व क्या है, ये इस तरीके का लगभग बनता है जैसे 3 दरवाजों से मिलकर एक दरवाजा बना हुआ है। ये 3 पैन है ना, 3 पैन है, तो इस तरीके से यहाँ ऐसे बना ये, तो ट्राइकास्पिड वाल्व इस तरीके से बनता होता है। यहाँ से ब्लड आएगा ऊपर से और नीचे से निकल जाएगा, ऊपर से आएगा नीचे से निकल जाएगा। तो 3 पैनों से मिलाकर बना, तो ऐसे ट्राइकास्पिड 3 चीजों को मिलाकर बना है, 3 दरवाजे हैं इसके, मतलब 3 दरवाजों से एक गेट बना है, तो इसको ट्राइकास्पिड बोला है ना। तो ट्राइकास्पिड वाल्व खुलता है और यह ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। इसकी क्वालिटी देखा आपने कि कैसे बना हुआ है, ये चोंच नुमा बना हुआ है, चोंच नुमा बना हुआ है, यानी कि यहाँ से एक चीज अंदर ही जा सकती है, वापस नहीं आ सकती, है ना। यहाँ से तो नहीं निकलेगी ना, नीचे से तो ऊपर आ नहीं सकती, ऊपर से ही नीचे जा सकती है। तो इसी इसकी बनावट के कारण से ब्लड क्या है, दूसरे चैम्बर में आ जाता है, लेकिन ये वापस नहीं जा सकता। अगर ये वापस जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि हमारे वाल्व क्या है, लूज हो गए हैं। बहुत सारे पेशेंट आके बताते, कहेंगे आपको कि मेरे हार्ट के, डॉक्टर ने बताया कि मेरे हार्ट के वाल्व जो हैं वो लूज हो गए हैं। लूज होने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रेशर नीचे की तरफ आना चाहिए और जब वो सिकुड़ता है तो वापस भी जा सकता है, लेकिन ये एक बीमारी है। तो हम बीमारी की तो स्टडी कर नहीं रहे, हम तो नॉर्मल की स्टडी कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल क्या है। अगर ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, यानी कि एबनॉर्मल है, तो वो बीमारी है ना। तो अगर ये लूज हो जाता है, वैसे होना नहीं चाहिए, होता है तो ये बीमारी है, ठीक है। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया, हमारे दूसरे चैम्बर में आ गया है, दूसरे कमरे में आ गया है, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल है, ये नीचे का हिस्सा वेंट्रिकल है। तो इस राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और हार्ट का अपना नेचर है, हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, ये मूवमेंट चलती रहती है। हार्ट सिकुड़ने में 0.3 सेकंड का समय लेता है, हार्ट फैलने में 0.5 सेकंड का समय लेता है। तो इस तरीके से हार्ट का सिकुड़न और हार्ट का फैलना ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 0.8 सेकंड में हार्ट अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। लबडब 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 लबडब, इस तरीके से पूरा काम करता रहता है।
0.3 सेकंड में सिकुड़ जाता है, 0.5 सेकंड में ये फैलता है, 0.3 सेकंड में ये सिकुड़ता है। तो इस तरीके से जो हमारी कार्डियक रेट है, यानी कि हार्ट की पूरी काम करने की जो रेट है वो 0.8 सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड के कम हिस्से में हार्ट सिकुड़ और फैल जाता है। 1 सेकंड के कम हिस्से में हार्ट सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है। इसीलिए अगर हम देखें कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम धड़कता है, 72 बार धड़कता है, जबकि 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड्स होती हैं। तो 60 सेकंड्स में 72 बार धड़क चुका होता है, यानी कि 1 सेकंड के कम हिस्से में भी हार्ट अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है ना। तो 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में धड़कता है, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में 72 बार ये कंप्लीट हो चुका होता है। तो हार्ट जब फैलेगा तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये दूसरे चैम्बर में हमारा ब्लड पहुँचता है। हार्ट का नीचे धड़कना है, हार्ट फिर सिकुड़ेगा। हार्ट जब सिकुड़ेगा तो मैंने आपको बताया कि ये वापस तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि बनावट ऐसी है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से कहीं और पहुँचेगा। तो इस दूसरे चैम्बर में भी एक दरवाज़ा बना हुआ है, इस दरवाजे के थ्रू हार्ट हमारा आगे बढ़ता है। अब ये दूसरे चैम्बर का, ये जो दूसरे चैम्बर में दरवाजा था, इस दरवाजे का नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व का मतलब तो समझ आ गया भाई, दरवाजा है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, है ना, हरिद्वार, है ना। द्वार तो समझ आ गया, हरि का मतलब क्या हुआ, भगवान का द्वार है। वहाँ जाकर हम आस्था से पूजा पाठ करते हैं। वहाँ कोई दुष्कर्म भी होगा ना, जो दुष्ट होगा उसका भी मन शांत हो जाता है, उसे लगता है मैं भगवान के पास आ गया हूँ, भगवान के यहाँ पर आके तो मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से अच्छे भगवान की पूजा करूँ, है ना, प्रार्थना करूँ, भजन कीर्तन करूँ। तो क्या है वो, हरि का द्वार है ना। द्वार तो दरवाजा, हरि का मतलब भगवान है। तो ऐसे ही ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व, वाल्व मतलब दरवाजा है, आपका गेट है, और पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग्स। तो लंग्स को जाने वाला दरवाजा है, लंग्स को जाने वाला दरवाजा है, यानी कि यहां से ब्लड कहां जाएगा, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो कहां जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा लंग्स को चला जाएगा। ब्लड कहां चला गया, लंग्स को चला गया, क्योंकि कहां से गुजरा था, ये पल्मोनरी वाल्व से गुजरा था। तो पल्मोनरी हमें ये बताता है कि पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स होता है। जैसे पल्मोनरी डिजीज हो गई तो लंग्स की डिजीज के बारे में होता है। पल्मोनरी यूनिट हो गई, बहुत सारे हॉस्पिटल में पल्मोनरी यूनिट होती हैं, तो यानी कि वो लंग्स के बारे में डॉक्टर जो होंगे वो वहाँ बैठेंगे, है ना। तो पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, लंग्स। तो लंग्स को अब ये ब्लड कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच जाता है। और किसके, इस रास्ते का क्या नाम है, इस रास्ते का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इस रास्ते का नाम, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी तो मतलब लंग्स है ना, और आर्टरी क्या है वो मैंने आपको, आर्टरी और वेन्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी कहाँ पहुंच गई है, लंग्स के पास पहुंच गया, क्योंकि 2 लंग्स है हमारे, राइट एंड लेफ्ट होते हैं। तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया और ये राइट की तरफ चला गया, यानी कि ब्लड गया और 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 लंग्स में डिवाइड हो गया। अब लंग्स के पास पहुंचेगा तो लंग्स अपना काम करेगा जो उसका काम है। तो लंग्स के पास जो ब्लड पहुंचता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लंग्स के, क्योंकि ये इनप्योर ब्लड है, हम इनप्योर ब्लड की बात कर रहे हैं, इनप्योर ब्लड है। तो ये लंग्स के पास कौन सा ब्लड पहुंचता है, इनप्योर ब्लड पहुंचता है। लंग्स का स्वभाव है, लंग्स क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं, लंग्स का काम कर रहे हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अब ये जा तो रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है, हमें ये तो समझ आ गया कि भाई ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण से अंदर जा रही है ना। अब हम जो छोड़ रहे हैं ये भी तो कहीं से आ रही होगी, तो ये कहाँ से आती है, ये यहीं से आती है कि इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। जब भी हम वेन की बात करते हैं, वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वेन के अंदर कौन सा ब्लड होगा, वेन का मतलब बेकार ब्लड, यानी कि बेकार ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये वाला जो ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, ये क्या लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर डाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। लंग्स क्या करता है, हम लंग्स के चैप्टर में देखेंगे कि लंग्स में सबसे लास्ट यूनिट क्या है, वो एल्वोलाई है। एल्वोलाई
लंग्स की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि लंग्स जो काम कर रहा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, पल्मोनरी है, वो क्या है, एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई क्या है, चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से घिरा रहता है। एल्वोलाई क्या है, ब्लड कैपिलरी से चारों तरफ से घिरा रहता है। जैसे अंगूर का गुच्छा कभी आपने देखा हो तो इस तरीके से एल्वोलाई होती है। अब इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेर लिया है। तो जैसे ही एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहते हैं कि एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन दे देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। मैंने आपको बताया कि ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि ये वो छोटी छोटी पाइपलाइन है जिनके अंदर गंदा पानी था, है ना। तो ऐसे ही बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर गंदा खून होता है। ये गंदा खून एल्वोलाई और उसके बीच में, कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एल्वोलाई ऑक्सीजन डाल देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम नाक के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। लंग्स ने अपना काम करा, दोनों लंग्स ने काम किया होगा, दो लंग्स हमारे, दोनों लंग्स ने इस ब्लड के अंदर क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दी। अब दो लंग्स हैं तो दोनों लंग्स के थ्रू, ये हमारा राइट पल्मोनरी वेन है, ये हमारा लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, यानी कि राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। इनके द्वारा अब कहाँ डाल दिया जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे तीसरे चैम्बर में आ जाएगा, है ना, तीसरे चैम्बर में आ जाएगा। ये दो लंग्स है ना, तो दो लंग्स है, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा ये अब तो प्योर हो गया, ये तो ये प्योर ब्लड हो गया। इस प्योर ब्लड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये प्योर ब्लड कहाँ आ जाता है, तीसरे चैम्बर में आ जाता है, तीसरे चैम्बर में आ जाता है। तीसरे चैम्बर में जैसे ही ब्लड आता है, हार्ट का तो नेचर वही धड़कना है, ये श्रिंक करेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो लपडप करते रहता है। तो जब इसके अंदर ब्लड, अब ये फैला होगा तो इसके अंदर ब्लड आ गया होगा, स्वाभाविक है, जब ये फैला होगा तभी ब्लड आया होगा। लेकिन अब ये सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड फिर कहाँ जाएगा, वापस तो जा नहीं सकता, ये नियम के हिसाब से, है ना, नेचुरल नियम के हिसाब से तो ये वापस जा नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर एक इसे दरवाजा मिलेगा तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में जाने के लिए। इस दरवाजे का नाम है बाइकास्पिड वाल्व। इस दरवाजे का नाम क्या है, बाइकास्पिड वाल्व है। यहाँ पर तीन लोगों ने तीन गेट मिलकर एक दरवाजा बनाया था, यहाँ पर केवल दो ही मिलकर बनाते हैं एक दरवाजा, इसलिए इसको बाइकास्पिड बोलते हैं, यानी कि दो की मदद से दरवाजा बनता है। यहाँ तीन की मदद से बना था, यहाँ दो की मदद से बना है, तो दो से मदद से बना है तो इसको बाइकास्पिड बोलते हैं। बाई का मतलब तो दो, है ना। तो बाइकास्पिड वाल्व को क्रॉस करके ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, हमारा चौथे चैम्बर में पहुंच जाता है। ब्लड कहाँ पहुंच गया, चौथे चैम्बर में ब्लड यहाँ इस चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। अब हार्ट का तो नेचर श्रिंक करना है, फैलना है, श्रिंक करना है, तो जब ये फैला होगा तभी इसका ब्लड यहाँ आया होगा। अब ये श्रिंक करेगा तो ब्लड की फिर मजबूरी कि वापस तो जा नहीं सकता, तो जाएगा कहाँ से, एक चौथा दरवाजा एक और इसे मिलेगा। इस चौथे दरवाजे का नाम क्या है, अरोटिक वाल्व। इसका नाम लिख लीजिए, अरोटिक वाल्व है। अरोटिक वाल्व, वाल्व का मतलब समझ आ गया, दरवाजा है, और अरोटिक का मतलब है कि अरोटा के लिए जाने वाला। तो ये अरोटा के लिए ब्लड जाता है, इसका नाम क्या मैंने रखा, अरोटा। अरोटा क्या था, बड़ा पाइपलाइन जो साफ पानी को लेके घूम रहा है, बड़ा पाइपलाइन जो साफ पानी को लेके गया है, तो उसमें पूरा का पूरा प्योर ब्लड डाल दिया जाता है, जिसको हम अरोटा कहते हैं। अब हार्ट हमारा ऊपर और नीचे प्योर ब्लड की सप्लाई भेजेगा, इधर से प्योर ब्लड की भेजेगा, है ना, इधर से इनप्योर ब्लड इसके अंदर आएगा। तो प्योर ब्लड ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। तो ऊपर और नीचे जाने के लिए सुपीरियर आर्टरी के द्वारा ऊपर चला जाएगा, इंफीरियर आर्टरी के द्वारा नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे प्योर ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में कर देता है। फिर पूरा शरीर इस ब्लड का इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करके पूरे ब्लड को गंदा कर देगा। गंदा करने के बाद फिर वही इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के पहले चैम्बर में ब्लड आएगा। फिर ये इनप्योर ब्लड यानी कि गंदा खून दूसरे चैम्बर में आएगा। फिर यही दूसरा चैम्बर लंग्स को भेज देगा इस ब्लड को, फिर लंग्स इसको प्योर करके तीसरे चैम्बर में भेज देगा, तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में आएगा, चौथे चैम्बर से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा प्योर ब्लड, और फिर पूरी बॉडी फिर इसको गंदा करेगी, गंदा करके फिर इस चैम्बर में भेजेगी। तो ये प्रोसेस पूरे दिन में चलता रहता है।
है ना। हम जितनी बार सांस लेते हैं, जितनी बार हम हार्ट धड़कता है, ये अपनी प्रोसेस दिन भर में चलती रहती हैं। तो इस तरीके से हार्ट हमारा काम करता है। और हार्ट की जो दिक्कतें कहाँ कहाँ हो सकती हैं। अब हार्ट ये जो काम कर रहा है, इसको खुद को काम करने के लिए एक आर्टरी की जरूरत होती है। यानी कि अब ये तो दूसरों को तो ब्लड भेज रहा है, भाई अपने को भी तो ब्लड भेजेगा कहीं से, मुझे भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हलवाई भी तो खुद खाना खाता होगा या दूसरों के लिए खाना बनाता रहेगा? हलवाई को भी तो खाना चाहिए। तो हलवाई जो अपने लिए खाना बनाता है वो आपका खाने में से ही निकालता है। देखा है कभी आपने कि जो आपने भंडारा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो 10-15 हलवाई जो बने लगे होते हैं, तो वो जो बनाया है उसमें से ही अपना खाना निकालता है, फिर उसको खा लेता है ना। तो ऐसे ही इसी ब्लड के लिए एक रास्ता उसने अपने लिए निकाला हुआ है कि जब मैं प्योर ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी को भेजूंगा तो उसमें से एक छोटी सी पाइपलाइन अपने लिए निकाल देता है। उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है? वो मेन आर्टरी है जो हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई भेजती है। कोरोनरी आर्टरी क्या है? हार्ट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए वो कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को मिलती है ना। और ये जब हार्ट को इम्प्योर हो जाएगा तो कोरोनरी वेन के द्वारा फिर वो वेना कावा में डाल देगा। भाई हमने यूज कर लिया, आपके डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं हार्ट की मेन आर्टरी। आप लोगों ने कभी बहुत बार सुना होगा इसके, तो मेन आर्टरी में ब्लॉकेज थी, इसलिए एक ही बार अटैक हुआ और मर गया, है ना। तो मेन आर्टरी का मतलब कि अगर तुमने हलवाई को मना ही कर दिया, भाई तुम खाना नहीं खाओगे, हमारे लिए बनाओगे, तो वो अगली बार आपके पास आएगा ही नहीं, है ना, नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई मैं ही खाना खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, काम क्यों करूंगा तुम्हारा। तो इसलिए हार्ट को जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हार्ट क्या है, काम करना बंद कर देता है। तो इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी की जब ब्लॉकेज हो जाए, इसी में कोलेस्ट्रॉल जम जाए, इसी में कोई ब्लॉकेज जम जाए, कोई क्लॉटिंग आके रुक जाए, तो ये फिर क्या करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना बंद कर देता है। और इसी के नाम पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में कोरोनरी यूनिट्स होती हैं। कोरोनरी यूनिट, कभी आप हॉस्पिटल कभी गए हो तो उसमें लिखा होता है कोरोनरी यूनिट का मतलब उसको देखने वाले डॉक्टर्स यहाँ होंगे। तो इमरजेंसी के केसेस सारे के सारे कहाँ जाते हैं? हार्ट अटैक वाले कोरोनरी यूनिट में ही जाते हैं, क्योंकि कोरोनरी यूनिट हार्ट अटैक के केसेस को ही देखने वाली यूनिट होती है और इसी को बोलते हैं कोरोनरी यूनिट। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब है कि जब आपकी हार्ट की मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो अब अटैक आने पर क्रियाक्रम होना तय है, यानी कि अब इसके बाद में राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर इसमें मेजर अटैक, इसको बोल देते हैं मेजर अटैक और माइनर अटैक। माइनर अटैक तो कहीं पर भी आ जाएगा, चल जाता है, दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्टेंट डाल देगा, वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेजर अटैक का मतलब है कि जब वो ऐसा अटैक कि जिससे कि एक ही बार आया था और एक ही बार में चला गया, तो वो कोरोनरी आर्टरी में ऐसा होता है ना। तो इसकी और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मैंने बताया कि ये इधर छेद हो सकता है। अगर इधर छेद है तो इसका मतलब क्या होगा, किस में हो गया, सब ये क्या था, ऑरिफिस था, ऑरिफिस में हो गया, तो ऑरिफिस हो गया, डिफेक्ट हो जाएगा। तो होल इन हार्ट में क्या हो गया, ऑरिफिस में छेद हो गया। अब ऑरिफिस में छेद होना सही है, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। ये क्या है, इनप्योर ब्लड है इसके अंदर भी इनप्योर ब्लड है, तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर मान लो इसमें छेद हो भी गया तो इधर भी इनप्योर है, इधर भी इनप्योर है, तो आदमी चल जाएगा। केवल क्या होगा, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ऐसे कि जिनके हार्ट में छेद है, वो सालों साल जिंदगी जी रहे होते हैं, 50-60 साल, 60 साल, 70 साल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क कितना पड़ता है उनको कि बहुत ज्यादा वो फिजिकल कर नहीं सकते, क्योंकि हार्ट उतनी तेजी से पंपिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसे लोग चलते हुए दौड़ते हुए थक बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह छेद कहाँ पर है, ऑरिफिस में है, ऑरिफिस में है। अगर यही छेद इस ऑरिफिस में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इधर भी प्योर है ब्लड, इधर भी प्योर है। प्योर आपस में मिक्स हो भी गए तो क्या फर्क पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्ट की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब ये सिकुड़ेगा तो उतनी ताकत से नहीं सिकुड़ पाएगा, जब ये फैलेगा तो उतनी ताकत से नहीं फैल पाएगा, जिससे कि आपकी फिजिकल मूवमेंट क्या है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेकिन आपकी लाइफ को खतरा नहीं है। आपकी लाइफ को खतरा कब होगा, जब इत्तेफाक से इसमें छेद हो जाएगा,
ये क्या है, सेप्टम है। जब सेप्टम में छेद होगा तो खतरनाक है, क्यों? क्योंकि सेप्टम में छेद होगा तो ये ब्लड क्या है, इनप्योर है, और ये प्योर, ये क्या है, प्योर है। तो अगर इसमें छेद हो गया तो इनप्योर और प्योर दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो ये तो बड़ी गंदी बात है ना। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घरों में पाइपलाइन साफ पानी की भी इधर से जा रही है, गंदे पानी की भी इधर से जा रही है। कई बार ये फट जाती है तो इनका पानी गंदा हो जाता है, और फिर वो क्या है, हमारे घरों में गंदा पानी आ जाता है। फिर ना तो पीने के लायक है, ना खाना बनाने के लायक है, ना कुछ करने लायक है, वो पानी हमारे लिए वेस्ट होता है। इसी प्रकार अगर इसमें छेद हो जाए, सेप्टम में छेद हो जाए, चाहे ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो जाए, क्योंकि नीचे भी इनप्योर है, इधर प्योर है, इधर इनप्योर है, इधर प्योर है, तो सेप्टम में छेद होना सबसे खतरनाक है। नहीं तो आपका ब्लड क्या है, मिक्सअप हो जाएगा। और अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम यही बीमारी होती है कि गंदा खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाता है और बच्चा धीरे धीरे नीले पड़ने लग जाता है। बहुत सारे बच्चे होल इन हार्ट की वजह से डेथ हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ था, नीला था, उसके 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 3 महीने बाद, या कुछ हफ्ते के दिन ही, कुछ दिनों के बाद ही उस बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि उसके दिल में छेद था। वो छेद कहाँ था, डिपेंड ये करता है, ये छेद यहाँ था, जिसकी वजह से हार्ट की काम ही नहीं हो पा रहा था। हार्ट वो प्योर करने के लिए भेज रहा था ब्लड को, लेकिन ये मिक्स हो रहा है नीला ब्लड और गंदा खून अगर पूरी बॉडी को लगातार मिलता रहे तो ऑर्गन फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह से बच्चे की डेथ होती है। ऐसा बच्चा तो बचपन में ही चला जाएगा, ये बड़ा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम से कोई बड़ा आदमी मर गया, ब्लू बेबी, क्योंकि उसका नाम ही बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू मैन सिंड्रोम नहीं है। ब्लू बेबी का मतलब बचपन में ही ऐसा बच्चा चला जाएगा, तो इसके नाम पर इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, यहाँ छेद है तो यहाँ तो आदमी बुजुर्ग भी हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी प्योर है, ऊपर भी प्योर है, नीचे भी प्योर है, ऊपर भी इनप्योर है, नीचे भी इनप्योर है। तो इस तरीके से ये हार्ट का हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर हुआ है।